हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईएएस में। आज हम देखेंगे 1 मई 2024 के समसामयिकी के बारे में। आज का पहला समसामयिकी है कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में अपनी पहली हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी लॉन्च की है। इसे भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के समकक्ष माना जा रहा है। यह पनडुब्बी हैंगर श्रेणी की है और डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है जिसका नाम अब सेवा मुक्त हो चुकी है। पीएनएस हैंगर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध के दौरान प्रसिद्ध भारतीय युद्धपोत आईएनएस खगोली को डुबो दिया था। भारत की कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के बारे में बात करें तो इसे प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। इनका डिजाइन फ्रांस की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित है। इनमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली है। ये मुख्य रूप से हमलावर पनडुब्बियां हैं। भारत में कुल 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का संचालन किया जा रहा है, जिनके नाम हैं कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, वागीर और बक्सीर। भारतीय नौसेना में इन सभी पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एआईपी प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। इस प्रणाली की सहायता से गैर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां अधिक समय तक जल के अंदर रह सकती हैं। यह है कलवरी क्लास की पनडुब्बियां। अब दूसरा देखेंगे, नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने भारतीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। यह आईआरडीए के नियंत्रण में कार्य करता है और इसकी स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। आईआरडीए की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके बारे में जानकारी करते हैं। यह सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 3 श्रेणियों महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में वर्गीकृत करता है। इसके मानदंड क्या क्या हैं? इसके मानदंड हैं नवरत्न का दर्जा पाने के लिए पीसीयूस को मिनी रत्न 1 अनुसूची 1 कंपनी में होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में से 3 में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी एमओयू रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए और उसका समग्र स्कोर 60 के करीब होना चाहिए। किसी भी कंपनी को नवरत्न दर्जा हासिल करने के लिए उसे लगातार 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज करना होगा और 3 वर्षों तक औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपए बनाए रखना होगा। यह वार्षिक औसत शुद्ध संपत्ति 15,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। नवरत्न कंपनियां विशिष्ट प्रदर्शन मानकों को पूरा करके और कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके महारत्न का दर्जा प्राप्त कर सकती हैं। अगला है महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन। इसके बारे में देखते हैं। खान मंत्रालय क्रिटिकल मिनरल्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में भी किया गया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक लोधी स्टेट नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में जानकारी करते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसका आयोजन खान मंत्रालय द्वारा शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर और इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सहयोग से किया जाता है। इसका उद्देश्य है खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग और ज्ञान साझा करना और नवाचार को बढ़ावा देना। शिखर सम्मेलन भारत के आर्थिक विकास और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन के महत्व पर चर्चा करेगा। इसमें 8 प्रमुख खनिजों की चर्चा की जाएगी, जिनमें हैं ग्लूकोनाइट, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट, टंगस्टन और वैनेडियम। अगला है पूर्वी लहर अभ्यास। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत के पूर्वी तट पर पूर्वी लहर नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। यह सैन्य अभ्यास भारतीय वायुसेना, अंडमान और निकोबार कमान तथा तटरक्षक बल के जहाज़ों के साथ पनडुब्बियों, विमानों एवं विशेष बलों ने अभ्यास में भाग लिया, जो सेवाओं के मध्य उच्च स्तरीय अंतर संचालनीयता का संकेत देता है। यह अभ्यास कई चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला है सामरिक चरण, यथार्थवादी परिदृश्य में युद्ध प्रशिक्षण। आयुध चरण विभिन्न फायरिंग रेंज को सफलतापूर्वक संचालित करता है और विभिन्न स्थानों से विमानों का संचालन करके परिचालन क्षेत्र में निरंतर समुद्री डोमेन की जागरूकता बनाए रखने का कार्य करता है, जिसने भारतीय नौसेना को लक्ष्य पर आयुध पहुंचाने की क्षमता की पुनः पुष्टि की है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय नौसेना के कुल 3 कमांड हैं। पहला कमांड पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम और दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रत्येक 9 अप्रैल को दुनिया भर में नृत्य कला और इसकी सार्वभौमिकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन फ्रांसीसी नर्तक और बैले मास्टर जीन जॉर्जेस नोरे की जयंती भी मनाई जाती है। उन्हें बैल डी एक्शन या नाटकीय बैले का आविष्कारक माना जाता है। विश्व नृत्य दिवस के वार्षिक उत्सव का नेतृत्व प्रदर्शन कलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI करता है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो 1982 में ITI अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति ने जीन जॉर्जेस नोरे की जयंती पर हर साल 29 अप्रैल को इसके मनाए जाने की स्थापना की थी। ITI की नृत्य समिति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार है। जीन जॉर्जेस नोवेर को बैले के पितामह और आधुनिक बैले के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एक झलक। नेक्स्ट है दुबई ने विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल को मंजूरी दी है। अभी हाल ही में दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक हवाई अड्डे पर एक नए यात्री टर्मिनल की मंजूरी की घोषणा की है। इसकी लागत लगभग 128 बिलियन ED आंका गया है। अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में जानकारी करते हैं। यह हवाई अड्डा, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल के नाम से भी जाना जाता है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रमुख हवाई अड्डा है। यह दुबई वर्ल्ड सेंट्रल परियोजना का एक हिस्सा है और इसे यात्री और कार्गो क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया गया है। हवाई अड्डे का संचालन 2010 में शुरू किया गया था और उम्मीद है कि यह सालाना 160 मिलियन यात्रियों और 12 मिलियन टन कार्गो को संभाल लेगा।
इसका स्थान है जेबल अली, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। 2010 में खोला गया था। संचालक इसके दुबई एयरपोर्ट्स कंपनी है। नियोजित क्षमता है लगभग 160 मिलियन यात्री और 12 मिलियन टन कार्गो सालाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। यहाँ पर 5 रनवे हैं और टर्मिनल का आकार 7.2 मिलियन वर्ग फुट है। आगे देखते हैं। आगे है भारत बायोटेक के प्रमोटर कृष्णा एला बने IBMA के नए अध्यक्ष। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एला को अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 साल कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कृष्णा एला ने आदर्शी पूनावाला को प्रतिस्थापित करके यह पदभार ग्रहण किया है। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ में अन्य पदों पर भी नियुक्ति हुई है, जिनमें है बायोलॉजिकल इकाई की प्रतिबंध निदेशक महिला दातला को बनाया गया है। भारतीय बायोटेक के मुख्य वित्त अधिकारी टी श्रीनिवास को बनाया गया है, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन IBMA के महानिदेशक के रूप में बने रहेंगे। भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के बारे में जानकारी करते हैं। यह एक गैर सरकारी शीर्ष संगठन है जो गैर लाभकारी उद्योग नेतृत्व वाला उद्योग प्रबंधन संगठन है। IBMA की स्थापना 2010 में निजी क्षेत्र के 4 संस्थापकों द्वारा की गई थी। IBMA भारत के वैक्सीन व्यवसाय और उद्योग की आवाज़ को संबंधित मंचों पर उठाता है। नेक्स्ट है G7 ने 2035 तक कोयले से बाहर निकलने का समझौता किया है। अभी G समूह के ऊर्जा मंत्रियों ने एक साथ समझौता किया, जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि हम 2035 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर देंगे। कोयले पर समझौता पिछले साल COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन द्वारा जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, जिसमें कोयला सबसे अधिक प्रदूषणकारी माना जाता है। अन्य तथ्य इसके हैं। इटली ने पिछले साल अपनी कुल बिजली का 4.7% कोयला आधारित स्टेशनों के माध्यम से उत्पादित किया था और वर्तमान में 2025 तक अपने संयंत्र को